हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसे राइबोसोम के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के प्रकार के बारे में जानेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे और इसके कार्यों को देखेंगे तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस सेशन की आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइबोसोम क्या है, हम राइबोसोम किसे कहेंगे। तो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है राइबोसोम को गोलाकार आकृति, राइबोसोम गोलाकार आकृति के लगभग 150 से 250 एंगस्ट्रॉम व्यास के यानी डायमीटर के कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनियस सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कला यानी कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी पे मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, लेकिन यह राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसपे कला यानी कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे नॉन मेम्ब्रेनियस कहते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, कुछ इस तरह का राइबोसोम दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं यह किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यह आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये तथ्य हमेशा हमें याद रखना है कि बताइए राइबोसोम किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। आइए अब इसके खोज के बारे में बात करते हैं, इसका खोज किसने किया था। तो चलिए, इन कणों को सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने सेम, जो कि एक पौधा होता है, कि जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। यानी कि सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा था? तो रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में देखा था। आइए इसकी खोज के श्रेय के बारे में जानते हैं। तो इनकी खोज का श्रेय पैलाडे या पैलेड नामक वैज्ञानिक को जाता है, क्योंकि इन्होंने 1955 में इसको जंतु कोशिकाओं में देखा था। यानी कि 1955 ईस्वी में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स को जंतु कोशिकाओं में देखा था, इसलिए इनका श्रेय पैलाडे को ही जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कहीं भी कि राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो हमें क्या बताना है कि 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसी खोज के लिए 1974 में पैलाडे को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आगे हम आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं हम कि ये कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कोशिका में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और जानते हैं। यह हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा विशेषकर केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस आदि में पाए जाते हैं तथा जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर स्थित होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जा रहे थे, जिसके कारण वह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रहा था। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो इससे हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं किनारे किनारे जो कि न्यूक्लियस से जुड़ी हैं, ये सब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो गोला सा दिखाई दे रहा है ये पूरा भाग, ये है न्यूक्लियोलस है। ये बीच में न्यूक्लियोलस है और ये हमारा है जो पूरा ये न्यूक्लियस है। और ये जो धागे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसमें, ये हैं क्रोमैटिन थ्रेड। और इसके जो अंदर केंद्र के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये न्यूक्लियोपोर होता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हमारा राइबोसोम है। एक यहाँ पर देखिए, ये हमारा राइबोसोम है जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी छोटे छोटे रेड कलर के दाने के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहेंगे। आइए हम और इसके तथ्यों के बारे में और जानते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन्हें कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है। ये हमें तथ्य हमेशा याद रखना है। आइए हम और आगे बात करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो इससे जुड़ी हुई तथ्य हैं। यह सबसे सूक्ष्म आकार के कोशिकांग होते हैं, यानी कि कोशिका में जितने भी सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग पाए जाते हैं
उनमें सबसे सूक्ष्म जो आकार का होता है वह राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम को आरएनपी पार्टिकल भी कहा जाता है, यानी कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। अगर इसके हम प्रकार के बारे में बात करना चाहें तो यह आकार और अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70s राइबोसोम, दूसरा होता है 80s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम में हम देखते हैं यह आकार में छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो होता है वह 70s का होता है। आगे हम जानेंगे इसको कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है और इसी के आधार पर इसका वर्णन किया जाता है कि 70s राइबोसोम कौन है और 80s राइबोसोम कौन है। आगे हम इसको जानेंगे। 70s राइबोसोम के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो 70s राइबोसोम जीवाणु कोशिकाओं यानी कि बैक्टीरियल सेल, हरितकवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। 70s राइबोसोम में बड़ा भाग जो होता है वह 50s का होता है और छोटा भाग जो होता है वह 30s का होता है। अब यहाँ पे हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये 50s प्लस 30 इक्वल टू 80s होना चाहिए। ये बायोलॉजी है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर इसको बांटा गया है कि ये 50 प्लस 30 नहीं करना है हमें। यहाँ पर जानेंगे हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के हम जानेंगे इसको। अब आइए बात करते हैं 80s राइबोसोम के बारे में। यह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक जो होता है वह 80s होता है। 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें बड़ा भाग 60s का होता है और छोटा भाग 40s का होता है। आइए हम बात करते हैं अब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम को हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये जो पहला दिखाई दे रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70s राइबोसोम और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है 80s राइबोसोम। इसमें देखिए जो बड़ा वाला पार्ट है ये 50s का होता है और छोटा वाला पार्ट होता है वह 30s का होता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो 80s राइबोसोम होता है उसमें बड़ा वाला भाग 60s का होता है और छोटा वाला भाग 40s का होता है। इतना हमको समझ में आ गया है। तो हम बात करते हैं अब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बारे में। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे अब हम कि सेडिमेंटेशन क्या होता है और किस आधार पर हम 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम कह रहे हैं। तो राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं लगी होती हैं जिनमें हम राइबोसोम को एक विशेष प्रकार के घोल में लेकर रख लेते हैं। इस यंत्र को विद्युत धारा द्वारा एक निश्चित तेज रफ्तार पर घुमाने पर एक विशेष प्रकार के राइबोसोम नलिका में तली पर बैठ जाते हैं यानी सेडिमेंट हो जाते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के राइबोसोम एक दूसरी निश्चित रफ्तार पर बैठते हैं। इस निश्चित रफ्तार को अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। तो हमको समझ में आ गया है अब कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है। इसी के आधार पर 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम को बताया गया, डिफाइन किया गया है। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो इसका फंक्शंस क्या होता है यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना तो हमें क्या बताना है? राइबोसोम का फंक्शन सबसे मुख्य कार्य क्या है? या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। बस इसका एक ही मुख्य कार्य है। तो हम वीडियो को यहीं पे आज एंड करेंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।